नमस्कार लर्निंग मंत्रा के अभ्यास सीरीज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक मिश्र। दोस्तों, आज के इस अपने अभ्यास सीरीज़ में हम जनगणना 2011 से संबंधित कुल 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अभ्यास करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। इन प्रश्नों का प्रयोग आप अपनी परीक्षाओं में, खास करके टीजीटी पीजीटी परीक्षा, जिसमें आपका अगर विषय भूगोल है तो उसमें आप इसका प्रयोग कर पाएंगे। साथ ही सामान्य अध्ययन की परीक्षाओं के लिए भी विशेष रूप से उपयोगी होगा। हमारा आज का पहला सवाल है, जनगणना 2011 की आदर्श वाक्य कौन सा प्रयोग किया गया था। तो जनगणना 2011 के लिए जो आदर्श वाक्य था वो था आवर सेंसस आवर फ्यूचर, यानी कि इस तरह से आपका विकल्प संख्या डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 में, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक आर्थिक विकास से संबंधित विशिष्ट जनसांख्यिकीय संक्रमण का सही अनुक्रम दर्शा देगा। तो यहाँ पर आपको कुल 3 कथन दिए गए हैं। नंबर 1 में है उच्च जन्म दर का उच्च मृत्यु दर से, दूसरा है निम्न जन्म दर का निम्न मृत्यु दर से, तीसरा है उच्च जन्म दर का निम्न मृत्यु दर से। यहाँ पर आपको कूट की सहायता से अपने सही विकल्प का चयन करना है। सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा आपका विकल्प संख्या बी, यानी कि 1, 3 और 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घकालिक काला अवधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को क्या कहा जाता है। तो जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घ कालावधि में घटित होने वाला जो क्रमिक परिवर्तन होता है उसको हम कहते हैं जनांकिकीय संक्रमण। तो आंसर आपका यहाँ पर विकल्प संख्या ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, अस्थायी जनसंख्या संरचना के लिए निम्नलिखित में से एक प्रक्रिया का चयन करिए। तो अस्थायी जनसंख्या संरचना के लिए कौन सा यहाँ पर सही जवाब आपका हो जाएगा। तो आंसर आपका सी सही हो जाएगा, स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर, यानी कि विकल्प संख्या यहाँ पर आपका सी सही होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निम्न में से किस दौर से गुजर रही है। सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या डी, निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर, यानी कि आंसर आपका इसमें डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, जनसंख्या बढ़ने का भारत में सबसे बड़ा कारण क्या होता है। तो जनसंख्या बढ़ने का भारत में क्या कारण है। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर मृत्यु दर में कमी, यानी कि विकल्प संख्या ए आपका सही होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि किस प्रकार से होती है। ज्यामितीय क्रम में, अंकगणितीय क्रम में, हरात्मक क्रम में, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा आपका माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में जो वृद्धि होती है वो होता है ज्यामितीय क्रम में, यानी कि विकल्प आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या की जनांकिकीय विशेषताओं का हिस्सा नहीं है। सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर विकल्प संख्या बी, रहन सहन का स्तर यहाँ पर कोई मायने नहीं रखता है, इसलिए आपका सही जवाब होगा विकल्प संख्या बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व किस क्षेत्र से संबंधित है। तो सर्वाधिक जनसंख्या का जो क्षेत्र होता है वो खास करके इंडस्ट्रियल एरिया में होता है, यानी कि औद्योगिक क्षेत्रों में होता है। इस प्रकार आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या ए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, भारत में प्रथम जनगणना कब प्रारंभ की गई थी। तो सबसे पहली बार जनगणना भारत में 1872 में प्रारंभ की गई थी। इस प्रकार आपका सही जवाब होगा विकल्प संख्या ए।
अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो भारत में अंग्रेजों के समय में पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। आंसर आपका सी सही होगा। अगला सवाल है, भारत में प्रथम नियमित जनगणना कब प्रारंभ हुई थी? तो नियमित जनगणना की बात करेंगे तो 1881 में। विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13 में, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 और 2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर का प्रतिशत क्या था? इम्पॉर्टेंट सवाल है। सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या बी, 17.64%। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ दशक जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दिया गया है प्रतिशत में। एक तरफ आपको दशक दिए गए हैं यानी कि वो रेंज दिया गया है 10 साल का, और दूसरी तरफ आपको दिया गया है उस समय में दशकीय वृद्धि कितनी रही है, और उसमें आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या डी, 2001 से 2011 के बीच में जो दशकीय वृद्धि थी वो 19.05 नहीं बल्कि 17.64% थी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, भारत में दशक 2001-2011 में जनसंख्या की वृद्धि कितनी थी? तो सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या ए, 17.6%। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, भारत में निम्नांकित जनगणना वर्षों में से किस वर्ष जनसंख्या में सर्वाधिक बदलाव अंकित किया गया था? सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या ए, 1971 में, 1971 में। क्वेश्चन नंबर 17 में है, भारत में जनसंख्या घनत्व, इस पर क्या फर्क पड़ रहा है? तो सही जवाब हो जाएगा कि भारत में जनसंख्या घनत्व लगातार बढ़ रहा है। इस प्रकार आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या ए। आपको पता है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में उपस्थित या रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं, और यह आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ रहा है क्योंकि हमारे पास जगह यानी कि लैंड एरिया उतना ही है लेकिन जनसंख्या हमारी बढ़ रही है। तो इस प्रकार जनसंख्या घनत्व का बढ़ना स्वाभाविक सी बात है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो सही जवाब होगा आपका विकल्प संख्या सी यानी कि 382। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19, 2011 की जनगणना में जाति को सम्मिलित करने की सहमति देने वाले मंत्रियों के समूह के प्रमुख कौन थे? तो सही जवाब होगा प्रणब मुखर्जी, विकल्प संख्या डी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20, भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो भारत की कुल जनसंख्या इसमें से नहीं बताया गया है और ये एक एक्यूरेट डाटा नहीं हो सकता है क्योंकि ये लगातार बदलती रहती है। तो इस तरह से आप इनमें से कोई नहीं आप आंसर लगाएंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार जनघनत्व जो है वो है आपका 324। आंसर हो जाएगा आपका विकल्प संख्या बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22, 2001-2011 के दौर में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी। तो 2001 से 2011 के दौर में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कहां पर दर्ज की गई है? सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या बी, नागालैंड में। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23, कथन और कारण दिया गया है। कथन कहता है उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश बना हुआ है 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार। कारण कहता है बिहार, पश्चिम बंगाल तथा महाराष्ट्र अवरोही क्रम में उसके नीचे हैं। तो इस तरह से आपका कूट की सहायता से सही जवाब देना है। आंसर हो जाएगा आपका सी, ए सही है लेकिन आर यहाँ पर गलत है, यानी कि कथन सही है लेकिन कारण गलत है।
अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24। 2011 की अनंतिम जनगणना के अनुसार जनसंख्या को दृष्टि में रखते हुए निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में प्रस्तुत करें। तो यहाँ पर आपको 4 राज्यों के नाम दिए गए हैं। 2011 की अनंतिम जनगणना के अनुसार उनको जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए अवरोही क्रम में आपको बताना है। कूट की सहायता से आपको अपना जवाब देना है। आंसर हो जाएगा आपका विकल्प संख्या बी 4321। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसको जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय यानी कि 2001 तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान दिया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर विकल्प संख्या, सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या डी महाराष्ट्र। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26। उत्तर प्रदेश के पश्चात निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? सही जवाब हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, विकल्प संख्या ए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27। जनगणना 2011 के अनंतिम आंकड़ों पर आधारित सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 राज्यों का अवरोही क्रम क्या होगा? तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर पश्चिम बंगाल और बिहार। इस तरह से विकल्प संख्या डी आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 28 में है 2001-2011 के मध्य भारत के किस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई थी? तो सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या डी नागालैंड में। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29। भारत में जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि दर कब रही है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका 1961 टू 71 यानी कि विकल्प संख्या ए आपका सही होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30। भारत में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम कब रही है, कब सबसे कम रही है? तो 2001-2011 के बीच में, विकल्प आपका डी सही होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31। भारत में 1991-2001 के दौरान जनसंख्या की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि कब दर्ज की गई, कहाँ पर दर्ज की गई थी? तो सही जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर विकल्प संख्या बी नागालैंड में। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32। 20वीं सदी के अंतिम 2 दशकों यानी कि 1981 टू 2001 में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत परिवर्तन अंकित कहाँ पर की गई थी? सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या बी नागालैंड में। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33। साल 1991-2001 के बीच में, साल 1991-2001 के दौरान सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर और सबसे कम दशकीय वृद्धि जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ पर रही है? तो सही जवाब होगा नागालैंड और केरल में यानी कि विकल्प संख्या ए आपका सही होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 34। 2001 में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि कहाँ पर हुई है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या ए आंध्र प्रदेश में। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35। जनसंख्या के संदर्भ में निम्न वर्षों में से किस एक को महान विभाजन का वर्ष कहा गया है, जिसके पश्चात भारत की जनसंख्या में निरंतर और त्वरित वृद्धि दर्ज की गई है? सही जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर विकल्प संख्या बी 1921। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित जनगणना वर्षों में से किसमें दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर नेगेटिव रही है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या सी 1921 में। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 37। भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक औसत वृद्धि घातीय वृद्धि दर दर्ज की गई है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या बी 1961 टू 1971। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 38। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का सही आरोही क्रम क्या होगा? सही जवाब यहाँ पर होगा आपका सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद है मिजोरम, फिर है सिक्किम और उसके बाद नागालैंड। आंसर आपका सी सही होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 39। जनसंख्या 2011 के अनुसार
भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या डी, यानी कि बिहार। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 40। जनगणना 2011 के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व 100 से कम है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या सी, यानी कि मिजोरम। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 41 में है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में आबादी का घनत्व सबसे कम है? तो सही जवाब हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, विकल्प संख्या सी। क्वेश्चन नंबर 42 में है, भारत की 2001 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस शहर में जनघनत्व सर्वाधिक है? तो सही जवाब हो जाएगा गाजियाबाद, विकल्प संख्या डी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 43। अद्यतन आंकड़ों के अनुसार भारत में कितने विकलांग लोग आत्मनिर्भर हैं? तो सही जवाब होगा आपका विकल्प संख्या ए, 2%। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शिक्षा का प्रतिशत कितना हो गया है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार शिक्षा का प्रतिशत 64.8% हो गया है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 45। साक्षर भारत कार्यक्रम का विशेष जोर किस बात पर दिया माफ कीजिएगा, साक्षर भारत कार्यक्रम का विशेष जोर किस बात पर है? तो सही जवाब है महिला साक्षरता पर, विकल्प आपका ए सही होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 46। पूर्ण साक्षर प्रदेश का दावा किसने किया है? तो पूर्णतः साक्षर होने का दावा केरल ने किया है, विकल्प आपका बी सही होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 47। केरल राज्य के बाहर प्रथम पूर्ण साक्षर जनपद कौन सा है? तो सही जवाब होगा आपका विकल्प संख्या डी, वर्धमान जिला, पश्चिम बंगाल का। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 48। उत्तर प्रदेश में वह जनपद जिसकी साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या ए, औरैया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 49। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? तो सही जवाब होगा आपका विकल्प संख्या डी, 67.7%। अगला और आज के इस अभ्यास सीरीज का हमारा आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 2011 जनगणना के अनुसार पुरुष और स्त्री के साक्षरता के प्रतिशत दरों में न्यूनतम अंतर पाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या सी, यानी कि मेघालय। तो ये था हमारा आज का अभ्यास सीरीज, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने जनगणना से जुड़े 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास किया। अगर आपको किसी सवाल में दुविधा होती है तो कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर लिखें, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। अगले वीडियो में हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।